हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। साथियों, हम लोग आर.ओ. प्री एग्जाम के लिए प्रीवियस ईयर साल पेपर को देख रहे थे और आज हम लोग जीएस के प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। प्राचीन इतिहास के जो प्रीवियस ईयर के पेपर में जो प्रश्न पूछे गए थे वहां से शुरुआत करेंगे। सैंधव सभ्यता का प्रश्न था और पहला प्रश्न क्या पूछा गया कि हाथी दांत का पैमाना हड़प्पी संदर्भ में मिलता है। तो साथियों, हड़प्पा सभ्यता जिसे हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं, तो उस सभ्यता में हाथी दांत का पैमाना भी खुदाई में मिला है। तो कहां से मिला है ये हमको बताना है। तो वो है लोथल। कहां से? लोथल। तो हाथी दांत का पैमाना लोथल से मिला है। लोथल कहां पे है साथियों? तो गुजरात में। लोथल गुजरात में है, भोगवा नदी के तट पर। किस नदी के किनारे? भोगवा नदी के किनारे। अब लोथल के बारे में एक और खास बात है, वो ये है कि सिंधु घाटी सभ्यता का ये एकमात्र बंदरगाह था, यानी पत्तन नगर। क्या था? बंदरगाह था लोथल। ये प्रश्न भी बार बार पूछा जाता है, तो आपको ध्यान देना है कि हाथी दांत का पैमाना कहाँ से मिला? लोथल। हाथी करके याद रखिएगा, लोथल। जैसे लोथल कहते थोथल टाइप से, तो लोथल। लोथल से हाथी आप लोग कनेक्ट करिएगा, जिससे आप जल्दी भूलेंगे नहीं। तो हाथी दांत का पैमाना लोथल से प्राप्त हुआ है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा गया है। तो नेक्स्ट है साथियों की चंपा किस महाजनपद की राजधानी थी? तो 16 महाजनपद हुए थे प्राचीन काल में। उस समय आप लोग पढ़े होंगे, अंगुत्तर निकाय में इसका वर्णन मिलता है। तो इसमें हमें आपको बताना है कि चंपा जो है वो किस महाजनपद की राजधानी थी? तो अंग की थी। कहाँ की? अंग की। चंपा का अंग, ऐसे करके याद रखिएगा, याद रहेगा। चंपा से अंग, चंपा से अंग। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि द्वितीय बौद्ध समिति का आयोजन कहाँ हुआ था? 4 बौद्ध संगीतियां या समितियों का आयोजन हुआ था रावय पाकू। ऐसे करके हमने आपको एक बार ट्रिक बताया था, रावय पाकू। ऐसे आप भूलेंगे नहीं। क्या चीज है? रावय पाकू। इसको याद कर लीजिएगा, रावय पाकू। रा से हो जाएगा पहला वाला राजगिरी में, और वे से वैशाली में दूसरा, तीसरा पाटलिपुत्र, चौथा ये कुंडलवन यानी कश्मीर में। तो क्या पूछा गया है? दूसरा। तो दूसरा कहाँ पे है? वैशाली में। तो आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी में वैशाली दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब होगा। द्वितीय बौद्ध समिति या संगीत का आयोजन कहाँ होता है? वैशाली में होता है। और किसके समय में? तो साथियों, अगर शासक की बात की जाए, काला शोक के समय में के शासन काल में 383 ईसा पूर्व में वैशाली में आयोजित हुई थी। और अध्यक्ष कौन थे? तो सभाकामी या सर्वकामी। नेक्स्ट है चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को किस वर्ष पराजित किया? तो साथियों 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस पराजित हुआ था। किससे? तो चंद्रगुप्त मौर्य से यह पराजित हुआ था। और इस युद्ध का वर्णन एपियानस नामक यूनानी विद्वान ने अपने ग्रंथ में किया है। चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखेंगे कि क्या पूछा गया है साथियों। तो जो नेक्स्ट है वो है कि निम्नलिखित नगरों में से किसका उल्लेख कनिष्क के अब तक अभिलेख में नहीं है? तो श्रावस्ती। अब तक नहीं साथियों, रब तक अभिलेख में नहीं है, तो श्रावस्ती। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब होगा, श्रावस्ती। नेक्स्ट है मध्यकालीन इतिहास से प्रश्न है, निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने गढ़ मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों पर अपने शिलालेख में स्वयं को खलीफा का सहायक कहा है? तो खलीफा का सहायक स्वयं को जो कहा है वो है बलबन ने कहा है। किसने कहा है साथियों? बलबन ने। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब होगा। नेक्स्ट है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती शिष्य थे? तो ये ख्वाजा उस्मान हारूनी के शिष्य थे। किसके शिष्य थे? ख्वाजा उस्मान हारूनी के शिष्य थे। निम्नलिखित हिंदी रचनाओं में कौन सी सबसे पहले लिखी गई थी? तो इनमें जो सबसे पहले लिखी गई थी वो थी मृगावती। कौन थी? मृगावती। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी? आसान सा प्रश्न है, आप लोग पढ़े होंगे। एनी बेसेंट। श्रीमती एनी बेसेंट ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी 1917 में, कलकत्ता अधिवेशन में। नेक्स्ट है
निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष था? अभी तो महिला अध्यक्ष के बारे में हमने देखा, अब प्रथम अध्यक्ष की अगर बात की जाए तो WC बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी जो थे ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष हुआ करते थे, बने थे। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। नेक्स्ट है, कौन भारतीय संविधान की पांडुलेखन समिति का अध्यक्ष था? पांडुलेखन समिति का अध्यक्ष, पांडुलेखन को ही प्रारूप समिति कहते हैं, याद रखिएगा। यहाँ पे देखिए शब्द को बदल दिया गया, तो आपने प्रारूप समिति जरूर पढ़ा होगा कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर यानी भीमराव अम्बेडकर जी थे। इसी को ड्राफ्टिंग कमेटी भी कहते हैं, लेकिन यहाँ प्रारूप शब्द न देखिए, पांडुलेखन समिति दे दिया गया, तो पांडुलेखन से आपको घबराना नहीं है साथियों, उसी का नाम है पांडुलेखन या प्रारूप समिति। तो BR अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर जी द्वारा मतलब ये इसके अध्यक्ष थे। ऑप्शन नंबर बी। आगे है कि इंडियन होम रूल सोसाइटी स्थापित हुई थी 1905 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा। निम्नलिखित में से कौन भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय था? ये अच्छा प्रश्न है। भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय जो था वो था लॉर्ड रीडिंग। कौन था? लॉर्ड रीडिंग। ऐसे करके याद रखिएगा, यहूदी रीडिंग करते हैं, पढ़ते हैं, मतलब कैसे भी करके आपको भूलना नहीं है। तो लॉर्ड रीडिंग, रीडिंग शब्द से आप ध्यान दीजिएगा, यहूदी जब आए रीडिंग आपको याद रखना है, तो आप भूलेंगे नहीं। ब्रिटिश सरकार द्वारा लंदन में भारतीय नेताओं का प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब बुलाया गया? यह भी आसान प्रश्न है। 3 गोलमेज सम्मेलन हुए, तो 1930 में। आप याद रखिएगा, पहला, दूसरा और तीसरा। तो डेट याद रखिएगा, 1930 में क्रम से है, फिर 31 में, फिर 32 में। पहला, दूसरा, तीसरा, 1930, 31, 32। आगे है अगला प्रश्न, क्या पूछा गया साथियों? सुमेल करना है अध्यक्ष और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सभाओं के स्थान का नाम दिया गया है। आइए इसे सुमेल करते हैं। तो सबसे पहले अबुल कलाम आजाद, तो रामगढ़ साथियों सुमेल होगा, 1940 अध्यक्ष थे। सरोजिनी नायडू की अगर बात की जाए, कानपुर में 1925 में अध्यक्ष बनी। मोतीलाल नेहरू अमृतसर 1919, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बंबई 1934। सही कूट होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भारत में एक पृथक मुस्लिम राज्य का प्रस्ताव रखा था? तो मोहम्मद इकबाल ने। किसने रखा? मोहम्मद इकबाल ने रखा था। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा। आगे है, निम्नलिखित में कौन नेहरू की अंतरिम सरकार 1946 में वित्त मंत्री था? तो लियाकत अली खां। नेहरू की जो अंतरिम सरकार 1946 में गठित हुई, उसमें वित्त मंत्री कौन थे? लियाकत अली खां थे। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा। एक पुस्तक है इंडिया विंस फ्रीडम, तो इसे लिखा किसने था साथियों? तो इंडिया विंस फ्रीडम की अगर बात की जाए तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अबुल कलाम आजाद द्वारा लिखा गया। फ्रीडम से आप लोग आजाद नाम याद रखें, फ्रीडम माने आजादी होती है, तो आजाद। अब भारत का भूगोल, हिस्ट्री का जितना प्रश्न था कंप्लीट हुआ। अब भूगोल से कुछ प्रश्न पूछे गए हैं, उन्हें भी हम लोग देखते चलेंगे। आइए देखते हैं भूगोल में क्या पूछा गया है। पहला प्रश्न है, कौन सुमेलित नहीं है? उष्ण स्रोत है, भारत के राज्य है। इसमें लसुंदरा राजस्थान जो दिया गया, यही वाला सुमेलित नहीं है। लसुंदरा एक उष्ण स्रोत है, गर्म स्रोत है, गुजरात में स्थित है। कहां पे है? गुजरात में स्थित है, राजस्थान नहीं होगा। आगे है कि भारत की निम्नलिखित नदियों में कौन हिमालय की सभी श्रेणियों को काटती है? ये बड़ा अच्छा प्रश्न है। वो कौन सी नदी है जो हिमालय की सभी श्रेणियों को काटती है? वो है सतलज नदी। सतलुज नदी। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब होगा। और ये मानसरोवर के निकट रॉकस्ताल झील से उद्गमित होती है। इसकी लंबाई है 1500 किलोमीटर और व्यास, स्थिति और बाप्सा, इसकी बास्पा जो है ये सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट है, भारत की सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है? प्रायद्वीपीय साथियों दक्षिण भारत की नदी के बारे में पूछा जा रहा है। गोदावरी। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, गोदावरी। ध्यान दीजिएगा, कौन सी नदी है? गोदावरी जो है वो भारत की सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी है। ये 14 से 65 किलोमीटर लंबी है। कितना है? 14 से 65 किलोमीटर लंबी है। और इसका अधिकांशतः यह नदी किस राज्य से होकर बहती है? तो महाराष्ट्र। 49% यानी 49, लगभग आधा प्रतिशत महाराष्ट्र। साथियों अब
मानसून वन मिट्टी सिंचाई परियोजना और कृषि संबंधित प्रश्न है, प्रश्न संख्या 22 में है, लेकिन हम लोग इसे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज हमने प्रश्न संख्या 21 तक के प्रश्नों को इस वीडियो के अंतर्गत सॉल्व किया। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।